हेलो स्टूडेंट्स। हाई स्कूल के वे स्टूडेंट जो मैथ सब्जेक्ट के लिए NCERT की बुक का यूज़ करते हैं उन्हीं के लिए यह प्रश्न है। और यह जो प्रश्न है वह द्विघात समीकरण चैप्टर से संबंधित है। अब इस प्रश्न में क्या पूछा गया है तो मैं क्लियर कर दे रहा हूँ कि प्रश्न में पूछा गया कि k का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ एक द्विघात समीकरण दिया हुआ है और साथ ही साथ करना क्या है कि स्पष्ट रूप से इसमें दिख रहा है द्विघात समीकरण में कि शुरुआती दौर में ही स्टार्टिंग में ही यहाँ k स्मॉल लेटर में k लिखा हुआ है। तो जाहिर है हमें यह ज्ञात करना है कि इस k की जगह आखिर कौन सा मान हो सकता है। अब प्रश्न में क्या है, एक इसमें रूल भी है, एक नियम भी अप्लाई है। वह रूल क्या है कि जो मूल होंगे समीकरण के जो मूल होंगे उसमें क्या होगा, वह समान होंगे और बराबर होंगे। अब इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए ही हमें प्रश्न को सॉल्व करना होगा। अब प्रश्न में ये जो दिख रहा है ना, इसको क्या करेंगे, हम पहले इसको सरल कर लेंगे। इसको क्या करेंगे, हम पहले सिंपल कर लेंगे। तो यहाँ पर इसको करेंगे हम सबसे पहले तो हल करने से पहले इसको जो प्रश्न में दिया हुआ है इसको जस्ट हम क्या करेंगे, लिख लेंगे स्मॉल लेटर में k(x) और ब्रैकेट में है हमारा x-2 और +6 = 0। ये है हमारा। इसके बाद इसको जब सिंपल करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, इसका मल्टीप्लाई यहाँ ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा सबसे पहले। तो क्या हो जाएगा हमारा, जब मल्टीप्लाई होगा तो सबसे पहले आएगा स्मॉल के और x का x से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ हो जाएगा हमारा x²। इसके बाद माइनस है, माइनस का चिन्ह लग जाएगा। फिर k(x) का मल्टीप्लाई 2 से होगा तो क्या आएगा 2, यहाँ होगा k(x) हो गया। इसके बाद प्लस है, प्लस लगा देंगे। फिर 6 है, 6 लगा देंगे। फिर =0 है तो = करके 0 कर देंगे। अब इसको जब हमने क्या किया है, इसको द्विघात समीकरण को जब यहाँ हमने सरल सिंपल कर लिया है तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इस द्विघात समीकरण को करना क्या है हमें कि इसकी तुलना, इस द्विघात समीकरण की तुलना हम करेंगे सबसे पहले व्यापक या मानक द्विघात समीकरण से। तो इसके बारे में हम यहाँ स्पष्ट रूप से लिख लेंगे कि दी गई समीकरण की तुलना, यहाँ हम लिख लेंगे दी गई समीकरण की तुलना। अब किससे तुलना करना है, तो व्यापक या मानक द्विघात समीकरण से। तो हम नीचे लिख लेंगे व्यापक या मानक द्विघात समीकरण। अब आगे क्या हो जाएगा हमारा, ax² + bx + c = 0 से करने पर। और इसमें एक और इंक्रीज कर सकते हैं हम कि a ≠ 0, ये हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं। अब क्या है कि ये जो लिखा गया है ना, इसी के बारे में मैं क्लियर कर दे रहा हूँ कि प्रश्न में जो भी दिया गया है द्विघात समीकरण, उसी के बारे में सबसे पहली लाइन लिख देंगे कि दी गई समीकरण की तुलना। अब हमें तुलना किससे करनी है, व्यापक द्विघात समीकरण या इसी को कहते हैं मानक द्विघात समीकरण। तो ये जो है ना कि ax² + bx + c = 0, इसी को व्यापक द्विघात समीकरण भी कहते हैं या इसी को मानक द्विघात समीकरण भी कहते हैं। अब यहाँ पर जो है ब्रैकेट में कि a ≠ 0, इसका मतलब ये है कि यहाँ जो a है ना, स्पष्ट रूप से इसकी जगह पर यह 0 कतई नहीं होगा। यहाँ a की जगह 0 कतई नहीं होगा, वहाँ पर 1 2 3 4 मतलब अन्य कोई संख्या तो हो सकती है लेकिन 0 कतई नहीं होगा। अब क्या है कि यहाँ पर हमें तुलना करनी है तो इस द्विघात समीकरण से इस द्विघात समीकरण की हम तुलना कर लेंगे। अब तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ x² है, यहाँ भी x² है, यहाँ x है, यहाँ भी x है, यहाँ पर क्या है =0 है, यहाँ भी =0 है
है क्या यहाँ पर? यहाँ पर है ए बी सी और यहाँ पर है स्मॉल लेटर में के और साथ ही साथ है -2 स्मॉल लेटर में के और साथ ही साथ है 6। तो जाहिर है कि यहाँ ए बी सी का जो मान होगा ना, तो ए का मान होगा यहाँ के और बी का मान होगा -2 के और सी का मान होगा यहाँ पर 6। तो यही हमें तुलना करना है, तो इसको स्पष्ट रूप से हम यहाँ लिख लेंगे देखते हुए प्रश्न में से ही कि क्या है कि यहाँ जो प्रश्न है ना, इसको देखते हुए यहाँ हम लिख लेंगे। सबसे पहले हो जाएगा हमारा ए का मान, तो ए का मान हो जाएगा A=2, तो यहाँ पर है स्मॉल लेटर में के, तो A=2 हो जाएगा स्मॉल लेटर में के, कॉमा अब बी का मान हो जाएगा, तो B=2 हो जाएगा, तो यहाँ बी का मान है -2 के, तो यहाँ पर हो जाएगा -2 स्मॉल लेटर में के। अब कॉमा करके सी का मान लिख देंगे, तो C=2 हो जाएगा, तो सी का यहाँ मान है 6, तो यहाँ C=2 कर देंगे 6। अब क्या है, जो हमारा ए बी सी ये जो तीनों मान आए हैं ना, अब इन तीनों मानों को हम क्या करेंगे, विविक्तकर के सूत्र में समायोजित कर देंगे। लेकिन प्रश्न में जो कंडीशन दिया हुआ है कि द्विघात समीकरण के यहाँ सबसे ऊपर जो दिया गया है कि मूल जो है वह 100 मान है और बराबर। तो एक बहुत साधारण सा नियम है कि किसी भी द्विघात समीकरण के जब मूल क्या हो, समान हो या बराबर, तो उस स्थिति में क्या होता है कि विविक्तकर का जो मान होता है वह होता है शून्य के समतुल्य, मतलब उस विविक्तकर का मान होता है 0। वह 0 से न ज़्यादा होगा न कम, बिल्कुल एग्जैक्टली बस 0 ही विविक्तकर का मान होगा। तो जाहिर है कि इस नियम को हम यहाँ क्या करेंगे कि यहाँ पर क्लियर लिख देंगे और यह लिख देंगे कि यदि मूल, स्पष्ट रूप से लिख देंगे, यदि मूल 100 मान या बराबर हैं तो विविक्तकर का मान क्या होगा, शून्य होगा, शून्य होगा। अब इसको क्या करेंगे, हम इसको कर देंगे ब्रैकेट में। तो एक बहुत साधारण सा नियम है कि जब किसी भी द्विघात समीकरण के मूल 100 मान हो और बराबर हो, तो उस स्थिति में विविक्तकर का मान होता है हमारा शून्य। अब क्या करेंगे, यहाँ ए बी सी इन तीनों के जो मान हैं उसे हम विविक्तकर के सूत्र में समायोजित कर देंगे। तो नीचे हमारा हो जाएगा विविक्तकर। अब विविक्तकर का सूत्र क्या होता है, B² - 4AC, यह है हमारा विविक्तकर का सूत्र। अब यहाँ पर एक जो कंडीशन अप्लाई है प्रश्न में कि मूल 100 मान या बराबर है, तो उस स्थिति में मैंने पहले ही बताया कि विविक्तकर का मान होता है शून्य। तो विविक्तकर का यह जो सूत्र होता है ना, B² - 4AC, इसमें करना क्या होगा, हमें एक चीज़ इंक्रीज करना होगा, यहाँ हमें इक्वल टू करके 0 लिख देना होगा। अगर हमने यहाँ पर इक्वल टू करके 0 नहीं लिखेंगे तो हमारा जो k का मान ज्ञात करना है ना, वह स्पष्ट रूप से k का मान ज्ञात होगा ही नहीं। इसलिए इस बात को ध्यान रखिएगा, यह बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि विविक्तकर के सूत्र में हमको जब k का मान ज्ञात करना हो इस प्रकार के प्रश्न में, तो इक्वल टू करके 0 क्या करना होगा, यह इंक्रीज करना होगा, तभी हमारा k का मान क्या होगा, स्पष्ट रूप से क्लियर हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर सूत्र में ए बी सी के मान को समायोजित कर देंगे। तो सबसे पहले है हमारा B², तो b का मान क्या है, -2k है, तो यहाँ पर हो जाएगा सबसे पहले -2k। अब यह स्क्वायर है तो इसका क्या करेंगे, ब्रैकेट में करके यहाँ स्क्वायर लगा देंगे। इसके बाद माइनस है, -4 है तो 4। अब a का मान हम इंटू करके लिख देंगे, तो a का मान है हमारा ये स्मॉल लेटर में k, तो यहाँ हमारा हो जाएगा k। फिर c का मान इंटू करके लिख देंगे, तो c का मान है यहाँ पर 6, तो इंटू हो जाएगा 6। अब इक्वल टू 0 है तो इक्वल टू 0 कर देंगे। अब इसको बहुत ही सावधानी पूर्वक इस प्रोसेस को क्या करेंगे, हम सिंपल कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या है,
-2k का होल स्क्वायर है, तो माइनस माइनस यहाँ पर स्क्वायर की वजह से हो जाएगा 2 बार, तो 2 बार जब माइनस माइनस होता है तो हो जाएगा यह प्लस। अब यहाँ 2 का स्क्वायर होगा तो 2 दूना हो जाएगा हमारा 4। अब k भी स्क्वायर में है तो जाहिर है k भी हो जाएगा स्क्वायर। फिर माइनस है माइनस, फिर 4 छक का क्या हो जाएगा हमारा 24। यह k है तो k को हम साथ में जोड़ देंगे। क्या है इक्वल टू 0 है तो इक्वल टू 0 कर देंगे। होगा कि यहाँ पर हमारा साफ साफ दिख रहा है कि यह 4 से 4 तो कट जाएगा, 4 से 24 भी कट जाएगा, तो 4 हमारा कॉमन हो जाएगा। और यहाँ भी k है, यहाँ भी k है, तो k क्या होगा 1 बार कॉमन हो जाएगा, तो हमारा 4 के साथ k हो जाएगा कॉमन, और शेष जो बचेगा वो हम कर देंगे ब्रैकेट में। तो 4 जब कॉमन हो गया तो यहाँ क्या हो गया 4k कॉमन चला गया, तो यहाँ बचा ओनली 1k। फिर माइनस है माइनस, फिर 4 से कट जाएगा, 4 छक्का 24। अब यहाँ k कॉमन चला गया तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा, इक्वल टू 0 है, इक्वल टू 0 कर देंगे। अब यहाँ पर क्या हुआ कि इसका साफ साफ दिख रहा है, स्पष्ट रूप से हमें क्या है क्लियर दिख रहा है कि यह जो 4k है और ब्रैकेट में k-6, इन सभी का मान क्या है यहाँ इक्वल टू करके हमें है 0। 4k का मतलब यहाँ अगर डिटेल में मैं बताऊं तो इस 4k का मान भी 0 है, और ये जो ब्रैकेट में है ना k-6, इसका भी मान हमारा 0 ही है। अब क्या करेंगे यहाँ इसको डिटेल में लिख देंगे कि यहाँ हो जाएगा हमारा इस तरफ 4k के साथ ये 0 जुड़ा हुआ है ना, तो 4k इक्वल टू 0 कर देंगे, और साथ ही साथ कॉमा करके इसको भी सॉल्व कर देंगे कि k-6। अब क्या है साथ ही साथ इसको भी हम सॉल्व कर देंगे कि k-6 है ना, तो k-6 हो जाएगा, फिर इक्वल टू 0 है तो इक्वल टू 0। एक बार फिर मैं रिपीट कर दे रहा हूँ कि 4k के साथ भी 0 जुड़ा हुआ है, तो 4k इक्वल टू 0, और यहाँ जो ब्रैकेट में है k-6, इसके साथ भी 0 इक्वल टू करके 0 जुड़ा हुआ है, तो k-6 करके इक्वल टू 0 कर लेंगे। अब इसको और इसको क्या करेंगे हम सॉल्व कर लेंगे, तो अब हम k के मान को निकाल लेंगे, तो k इक्वल टू, अब यहाँ 0 पहले से है तो जाहिर है इस 4 को जब पक्षांतर हम करेंगे इक्वल टू के इस तरफ, तो 0/4 हो जाएगा 4। तो जब 0/4 मान हो तो उसका कोई उस 4 का कोई महत्व तो रहता नहीं है, क्योंकि 0/4 में है, तो जाहिर है कि स्पष्ट रूप से जो हमारा k का मान होगा वह होगा 0। अब आपको क्लियर हो गया कि यह 4 कहाँ चला गया। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, 4k इक्वल टू है 0, तो जब k का सिर्फ ओनली 1 हम मान निकालेंगे तो यह जब 4 क्या होगा पक्षांतर हो जाएगा इक्वल टू के इस तरफ चला जाएगा, तो वह 0 के नीचे आएगा, 0 होगा यहाँ पर 4 होगा, तो जाहिर है कि 0 के नीचे कोई संख्या है तो उसका कोई भी औचित्य तो है नहीं, तो जाहिर है k इक्वल टू सिर्फ हमारा होगा 0 मान, तो k इक्वल टू यहाँ इसका 0 आ गया है। अब कॉमा हो जाएगा, अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ भी हम k का मान निकाल लेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा k इक्वल टू, अब क्या होगा यहाँ 6 जो है वह पक्षांतर हो जाएगा, तो -6 है, तो यह 6 जब इधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस में। अब यहाँ पर क्या आ रहा है कि k इक्वल टू 2 मान हमें प्राप्त हुआ है, ध्यान दीजिएगा k के हमें 2 मान प्राप्त हुए हैं, एक मान तो है कि k इक्वल टू 0, और एक मान प्राप्त हुआ है k इक्वल टू 6। अब मैं यहाँ आपको एक बात क्लियर कर दे रहा हूँ कि मैंने शुरू में ही बताया था कि यहाँ a इज़ नॉट इक्वल टू 0, इसके बारे में मैंने बताया था, और यह स्पष्ट किया था कि यह जो स्टार्टिंग में a है यहाँ पर यह 0 कतई नहीं होगा, अन्य कोई संख्या तो हो सकती है, तो जाहिर है कि हमारा k के 2 मान स्पष्ट रूप से निकल कर आए हैं, एक तो आया है k इक्वल टू 0 और एक आया है k इक्वल टू 6, तो k का जो मान होगा वह 6 होगा। क्यों होगा, क्योंकि यह जो स्टार्टिंग में है वह द्विघात समीकरण के स्टार्टिंग में यह नियम है कि यहाँ वहाँ पर 0 बिल्कुल नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा
कि द्विघात समीकरण के स्टार्टिंग में जीरो मान बिल्कुल ही नहीं होता है, अन्य कोई मान तो हो सकता है। इसी के लिए हमारा जो के दो मान प्राप्त हुए हैं, एक तो आया है k=0, एक आया है k=6। तो स्टार्टिंग में यहाँ जब के आ गया है तो यदि हम जीरो मान लेकर प्रश्न को सॉल्व करेंगे या के की जगह जीरो मान रख देंगे तो वह मान्य नहीं होगा। यहाँ के की जगह क्या है, जीरो की जगह अन्य कोई संख्या तो हो सकती है, जैसे 1 2 3 4 कोई भी संख्या हो सकती है। तो जब हमारा जो के का मान आया है सॉल्व करने पे 6, वही हमारा मान प्राप्त होगा, मतलब k जो 6 आया है वह मान प्राप्त होगा, क्योंकि एक सामान्य सा नियम है कि a=0 होता है। इसलिए स्टार्टिंग में, यहाँ स्टार्टिंग में बिल्कुल जस्ट के है, तो के का मान 0 नहीं हम मानेंगे, के का मान मानेंगे 6। तो जाहिर है यहाँ पर जो हमने प्रश्न को यहाँ पर हमने सॉल्व किया है कि k जो 6 आया है यही हमारा आंसर होगा। तो यहाँ हम लिख देंगे स्पष्ट रूप से, यहाँ लिख देंगे आंसर और डिटेल में लिख देंगे अतः k का मान k=6 क्या होगा, यह हमारा आंसर होगा। यहाँ इस तरह से ये हमारा आ गया है, के का मान आ गया है 6। तो हमारा के का मान जो है वह 6 मान्य होगा, और यह जो के का मान है 0, यह मान्य बिल्कुल ही नहीं होगा, क्योंकि एक साधारण सा नियम जो है वह मैंने अभी स्पष्ट आपके सामने किया है। तो k=6 जो है वही हमारा आंसर होगा। तो अब मैं ऑनलाइन क्लास को क्लोज करता हूँ। धन्यवाद।